क्या स्क्रीन तो शो अभी हो रहा है, हो गया अभी। अभी दिख रहा है? हाँ सर लो आ रहा है, शायद अच्छा, मेरा थोड़ा नेट स्लो है, आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी ना तुम लोगों ने? ये है, ये है, ये है, ये तीन तीन फ्लैट्स हैं। इतना होना है कोर्स जो रिएक्ट का है। चलो हम रिएक्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रिएक्ट का इंट्रोडक्शन ये है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है, जिससे हम वेबसाइट्स के यूजर इंटरफेसेस बना सकते हैं। इस टाइम पे रिएक्ट जो है वो फ्रंट एंड लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। कल मैंने स्टेट ऑफ जेएस नाम से वेबसाइट दिखाई थी, उसमें देखा था आप लोगों ने कि रिएक्ट कितना ज्यादा पॉपुलर है और कितनी ज्यादा यूज हो रही है यूजर इंटरफेसेस को क्रिएट करने के लिए। रिएक्ट हमें एक फीचर देती है जिसका नाम है रियूजेबल यूआई कंपोनेंट्स, जहां पर हम कंपोनेंट्स को रीयूज करके अपने यूआई में लगा सकते हैं। उसको जितनी बार चाहे हम एक्सेस कर सकते हैं, जितनी बार चाहे। जैसे जैसे सपोज करो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है, वो कॉमन है पूरी एप्लीकेशन में, तो आप क्या करोगे, उस टेक्स्ट बॉक्स को एक रियूजेबल कंपोनेंट बना लोगे और उसके बाद हम उसे जगह जगह अलग अलग यूज कर सकते हैं इन अ मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। देखो कुछ आर्किटेक्चर होते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, जैसे एक एमवीसी आर्किटेक्चर होता है, एक आपका होता है एमवीवीएम मॉडल व्यू व्यू मॉडल आर्किटेक्चर, एक होता है आपका वाइपर, एक एमवीपी होता है, एमवीआई होता है। तो ये अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होते हैं जब आप क्रिएट करते हो अपनी एप्लीकेशन को। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर अगर एप्लीकेशन है, या एमवीसी एमवीवीएम है, या एमवीपी है, या फिर किसी भी तरीके की एमवीआई है, तो वहां पर जो वी लग रहा है, रिएक्ट उस वी को यानी कि व्यू को हैंडल करता है। मतलब हमारे जो यूजर इंटरफेस है उसको हैंडल करता है रिएक्ट। पॉपुलर वेबसाइट्स लाइक नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, याहू मेल और ये बाकी सारी जो मतलब बाकी सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स किस पे डेवलप हुई हैं? ये वेबसाइट्स रिएक्ट का यूज करके डेवलप की गई है। रिएक्ट एप्स है फाइल एक्सटेंशन डॉट जीएस, डॉट जीएसएक्स, डॉट टीएस एंड डॉट टीएसएक्स। रिएक्ट एप्लीकेशन के ये कुछ फाइल एक्सटेंशन है जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है? इन फाइल एक्सटेंशन का यूज करके आप लोग रिएक्ट की फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है? कोई बताएगा वर्चुअल डॉम क्या होता है? बताया कोई वर्चुअल डॉम क्या होता है? व्हाट इज वर्चुअल डॉम? सर सर ये रिएक्ट ना खुद बनाता है कंपेयर करने के लिए, जैसे एक रियल डोम होता है ना, हम्म, और वर्चुअल डोम ये खुद बनाता है। एकदम न्यू 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 तरीके का डोम होता है। इससे ये कंपेयर करके अगर उसको कुछ फाइल्स ऐसी मिलती हैं कि जो मतलब जैसे उसको हेडर और फुटर तो मिल गया कि वो पहले हम्म, से दूसरे वाले कंपोनेंट में मतलब हाँ, कंपेयर करके उसको मिल रहा है, और जो हम्म। चीजें उसको नहीं मिल रही है ना, फिर वो उसको डाल देता है वर्चुअल में, और फिर हमें विजिबल दिखा देता है हमें। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन रियल डॉम में ही लोड होती है, लेकिन रिएक्ट क्या करता है, उस रियल डॉम को देख करके एक वर्चुअल डॉम में, एक वर्चुअल डॉम एक बेसिकली वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये कह सकते हो, या वर्चुअल मेमोरी होती है जो कि रिएक्ट खुद क्रिएट करता है। वहां पर वो रियल डॉम को देख करके जो बेसिकली यूआई होती है वो क्रिएट कर लेता है। अभी क्या होता है, इनिशियली इनिशियली उधर से रियल डॉम में से वर्चुअल डॉम देख करके खुद को एक रिक्रिएट रियल डॉम कर लेता है। फिर हम रिएक्ट में जितना भी कोड लिखते हैं वो सबसे पहले वर्चुअल डॉम में कंस्ट्रक्ट होता है, और देन उस वर्चुअल डॉम में अगर कोई चेंज नहीं होता तो वो वर्चुअल डॉम किसको पास हो जाता है? रियल डॉम को। तब जाकर के रियल डॉम में कंस्ट्रक्ट होता है। अभी सपोज करो कि आप एक काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है ना, या फिर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें अभी कोई चेंज नहीं है, वो भी रिएक्ट के थ्रू, तो आपने सबसे पहले जो कंपोनेंट बनाया वो सबसे पहले वर्चुअल डॉम में होगा लोड, और फिर वो वर्चुअल डॉम में लोड होने के बाद वो जाएगा रियल डॉम में। तो वर्चुअल डॉम बेसिकली क्या होता है? वर्चुअल डॉम इज जस्ट अ कॉपी ऑफ रियल डॉम। रियल डॉम कौन एग्जीक्यूट करता है? रियल डॉम एग्जीक्यूट करता है हमारा ब्राउजर, और वर्चुअल डॉम किसके थ्रू एग्जीक्यूट होता है? रिएक्ट जेएस के थ्रू। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कुछ, जैसे आपने एक कंपोनेंट बनाया, दो तीन कंपोनेंट बनाए, सपोज करो दूसरे वाले कंपोनेंट में कोई चेंज हुआ है सडनली, ठीक है ना, और क्या है कि जैसे सपोज करो एक मैं वो बना के दिखाता हूँ आपको डायग्राम। सपोज करो ये आपकी एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट है, ये कुछ कंपोनेंट चाइल्ड भी है, ठीक है ना। अभी सपोज करो कि जैसे कि यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना,
तो जो आपका रिएक्ट होगा उसका कंसेप्ट है वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या करेगा, सबसे पहले इस चीज को चेंज करे, इस चीज को डिटेक्ट करेगा, इस चीज को कंपेयर करेगा आपके रियल डॉम से। रियल डॉम में देखेगा कि क्या ये स्टेट थी, अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो क्या ये जो चीज थी वो पहले रियल डॉम में थी कि नहीं थी। अगर जैसे इधर 2 था और इधर आपने 1 था, पहले इधर 1 कर दिया, इधर 2 था पहले, इधर आपने 1 कर दिया, तो ये डिटेक्ट होगा चेंज, तब जा करके रिफ्लेक्ट होगा इसमें। अभी फिर से मैं बताता हूँ, वर्चुअल डॉम के कंसेप्ट में क्या होता है कि आपका वर्चुअल डॉम रियल डॉम से कंपेयर करता है, ठीक है ना। अब जैसे ये तीनों के तीनों कंपोनेंट है, ये रियल डॉम है आपका, ठीक है ना, ये रियल डॉम का केस था, ये आपका वर्चुअल डॉम का केस था। अब वर्चुअल डॉम के क्या केस में क्या होगा, जैसे कि सपोज करो इन तीनों कंपोनेंट में से इस कंपोनेंट में चेंज हुआ, ठीक है। तो इस रियल डॉम का केस क्या होगा, अगर सपोज करो आप जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन यूज करते थे जो कि जो रियल डॉम यूज करता था, यानी कि ये वाला। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि अगर सपोज करो इधर चेंज हुआ इस कंपोनेंट में, तो क्या हुआ, तीनों कंपोनेंट री रेंडर होंगे, दोबारा से क्रिएट होंगे, रिक्रिएट होंगे और मेमोरी में दोबारा से लोड होंगे। लेकिन वर्चुअल डॉम के केस में क्या होता है कि सपोज करो इस कंपोनेंट में चेंज हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट री रेंडर होगा, और इस तरह ही मान लो कि और भी कोड लिखा हुआ है, उस कोड में भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी पार्ट में एप्लीकेशन के चेंज होगा और किसी पार्ट में चेंज नहीं होगा। ये दोनों कंपोनेंट में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसी कंपोनेंट में भी, वो भी उसी स्पेसिफिक पार्ट में चेंज होगा जहाँ पे आपने चेंज किया है। तो ये बेसिकली काम होता है रिएक्ट का, वर्चुअल डॉम का। यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्ट इस वाली नोड को, ये वाली जो कंपोनेंट की नोड को है, वो पहले वाले नोड से कंपेयर करता है, देखता है कि जहां चेंजेस हुए वहां चेंजेस अप्लाई करके भेज देता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर रिएक्ट में आपकी फुल यूआई रिक्रिएट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट आपका रीरेंडर होकर के जनरेट होता है जिसमें एक्चुअली चेंज हुआ है, बाकी दोनों कंपोनेंट ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। समझ में आ गई, ये रियल डॉम का केस होता है और वर्चुअल डॉम का। अभी क्लियर है, इसके बाद मैं एक इमेज और दिखा देता हूँ। वर्चुअल डॉम देखो यहाँ पर क्या है, कौन सा एग्जांपल लिया जाए। सपोज करो यही वाला एग्जांपल ले लो तुम लोग, यही वाला। इसमें क्या है कि जैसे वर्चुअल डॉम ये है और ये है नेटिव डॉम यानी कि रियल डॉम। अब यहाँ पर अगर कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो रियल डॉम के केस में दोनों बाकी कंपोनेंट में भी चेंज होगा, पूरी की पूरी यूआई इससे रिलेटेड बनेगी। लेकिन आपके वर्चुअल डॉम में क्या होता है, अगर इसी में चेंज हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इसी में चेंज होगा, बाकी यूआई नहीं क्रिएट होगी, रिक्रिएट। ये वर्चुअल डॉम का केस होता है, सिर्फ और सिर्फ वो उसी पार्ट को चेंज करता है जो जिस पार्ट में एक्चुअल में चेंज हुआ है। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे। बोलो, नहीं है? ओके चलो, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वर्चुअल डॉम में यहाँ पे पढ़ो, इन रिएक्ट जेएस व्हेनेवर एनी अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द वेब पेज चेंजेस द एंटायर यूआई इज रिरेंडर इन वर्चुअल डॉम रिप्रेजेंटेशन। देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम जो रिएक्ट जेएस में, मतलब जो भी अब अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आप जो भी क्रिएट करते हो, वो सबसे पहले क्या होता है, वर्चुअल डॉम रिप्रेजेंटेशन में लोड हो जाता है। देन द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस डॉम एंड द न्यू वर्चुअल डॉम डिटेक्टेड इज इवेल्युएटेड यूजिंग द डिफिंग एल्गोरिथम। तो जो क्या होता है, अब जब आप कुछ भी चेंज करते हो अपने रिएक्ट में, तो क्या होता है वहां पर रिएक्ट में क्या होता है, वर्चुअल डॉम होता है, वो कंपेयर करता है रियल डॉम की नोड को खुद से, देखता है कि किस में चेंज हुआ, जहां पर चेंज हुआ सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करेगा, पूरा रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं रखेगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। मतलब मेरा कहने का यही मतलब था, सपोज करो सबसे पहले आपकी इनिशियली एप्लीकेशन वर्चुअल डॉम में लोड होती है, उसके बाद जो भी पार्ट चेंज होता है वो वर्चुअल डॉम कंपेयर करता है रियल डॉम से,
सबसे पहले वर्चुअल डॉम क्या करेगा, कोई भी पार्ट चेंज हुआ तो वर्चुअल डॉम रियल डॉम से कंपेयर करेगा और रियल डॉम में देखेगा कि सिर्फ इसी पार्ट में चेंज हुआ तो सिर्फ इसी पार्ट को चेंज करेगा, बाकी की यूआई को कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगा। After the final calculations are made, the real DOM will only be updated with those elements that which have actually changed. तो जैसे मैंने कहा कि जब वर्चुअल डॉम में जो चेंज हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट आपका रियल डॉम में अपडेट हो जाता है और कोई भी पार्ट अपडेट नहीं होता। अभी समझ में आया वर्चुअल डॉम का केस कि क्या होता है। वर्चुअल डॉम बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं, जहां पर ये चेंज कर रहा है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं रिकंसिलेशन प्रोसेस, जहां पर ये वो जिसमें जो वर्चुअल डॉम काम कर रहा है ना कि सिर्फ उसी नोड को चेंज कर रहा है जिसमें एक्चुअल में चेंज हुआ है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिकंसिलेशन। और इसके पीछे जो एल्गोरिथम लगती है उसे कहते हैं डिफिंग एल्गोरिथम, जिसके थ्रू डिटेक्ट किए जाते हैं रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में चेंजेस। अब आपका ये देखो वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में क्या है, इट अपडेट्स फास्टर, अपडेट स्लोली, DOM manipulation is very easy, DOM manipulation is very expensive, no memory wastage, too much memory wastage, it represents the UI of our application, it is only a virtual representation of the DOM। अभी इसमें कोई डाउट है किसी को भी? लो नो सर। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स पढ़ो, फीचर्स देखो, इसमें बताओ कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट? सर ये रिएक्ट के अंदर टूल भी होता है डीबगिंग के लिए जो ये खुद काम करता हाँ है हाँ बैकग्राउंड में? हाँ, बैकग्राउंड अच्छा, में काम जो नहीं करता, आपको रिएक्ट डेव टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए। सर एक बार डीबगिंग का उसका नाम एक तो बार सुना होगा बताओगे रिएक्ट डेव debugging टूल्स का? का। हेलो, हाँ सर। यहाँ पे लिखा डेडिकेटेड टूल्स फॉर इजी डीबगिंग, मतलब रिएक्ट जेएस के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल है डीबगिंग करने के लिए। यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो पता है क्या होता है? ये मतलब बहुत कि मेन सर वो किसी कंसेप्ट भी है। डायरेक्शन में डाटा का फ्लो? नहीं, ये नहीं होता। हमेशा याद रखना रिएक्ट जेएस में आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास कर सकते हो, चाइल्ड से पेरेंट में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। सपोज करो यहाँ पे कोई स्टेट बनी हुई है, ठीक है ना, वो आपका पेरेंट यूज कर रहा है, ठीक है, तो चाइल्ड से पेरेंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते आप चेंजेस, पेरेंट से चाइल्ड में कर सकते हो, ठीक है। इसी को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड डेटा जब पास होता है ना ऊपर से नीचे तक, इसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। और बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो क्या होता है? चाइल्ड टू पेरेंट। दो तरीके के डेटा फ्लो होते हैं, एक यूनिडायरेक्शनल, एक बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल जो कि रिएक्ट फॉलो करता है, मतलब जहां पर पेरेंट टू चाइल्ड डेटा फ्लो होता है, और चाइल्ड टू पेरेंट डेटा फ्लो नहीं हो सकता। आपने कभी किया ऐसा, चाइल्ड से डेटा पेरेंट में भेजा हो? नहीं सर। नहीं किया नो ना, तो सर। रिएक्ट में ऐसा होता नहीं है, उसके लिए ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्लियर हुआ? और कुछ पूछना है इसमें? डीबगिंग एक्सप्लेन कर दीजिए सर। क्या? डीबगिंग सर। डीबगिंग के लिए हम रिएक्ट डेव टूल्स का यूज करेंगे। डीबगिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर एरर वगैरह कुछ आता है ना आपका, और आपको पता लगाना है कि वो किस कंपोनेंट से आ रहा है या कौन से कंपोनेंट में स्टेट अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सब आपका रिएक्ट डेव टूल्स में मिलेगा आपको डीबगिंग के लिए, ठीक है। जब हम करेंगे वो करेंगे रिएक्ट डेव टूल्स का यूज, तब मैं बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। ओके ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। एनवायरमेंटल सेटअप, देखो ये सारे के सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना क्योंकि ये आगे यूज होने वाले हैं। अब हमें अगर एनवायरमेंटल सेटअप करना है, कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एनपीएक्स के थ्रू या वाइट के थ्रू हम एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। इनिशियली हम एनपीएक्स के थ्रू काम करेंगे और आप लोग करोगे वाइट के थ्रू, ठीक है। आप लोग वाइट के थ्रू एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, जहां पर दिक्कत आती है वहां पर पूछोगे कि सर ये नहीं हो रहा, वाइट में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर। अब रिएक्ट जेएस में एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते कैसे मैं बताता हूँ, ठीक।
सपोज करो मैंने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई थी कल, कहाँ गई ये रिएक्ट ऐप, ये रही, इसी में बनाई थी। तो अब बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जो बनता है वो मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या बनता है, और उसी तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना वो अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, स्टैंडर्ड एक तरीके से। एसआरसी में जाना है, ये सब डिलीट कर दो अभी, app.js को छोड़ो। index.js में इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दो। app.js में RAFC सेव कर लो इसे भी, और इसे भी डिलीट हो रहा है, जब तक इसे रन करा देते हैं। सर ये बेल्ट में सर ये क्यों लिखा हुआ है सर, ये मास्टर? ये ऑलरेडी गेट से इनिशियलाइज होकर के आता है आपका। जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वो ऑलरेडी गेट से इनिशियलाइज होकर के आएगा, मास्टर ब्रांच क्रिएट करके। ऑलरेडी आपकी ब्रांच ये बनी हुई है, ये ब्रांच बनी हुई है, लेकिन अभी ये ब्रांच पुश नहीं हुई है गेट पे। जब भी आप गेट से कनेक्ट करोगे अपने इसको, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच पुश करनी पड़ेगी, ये इनिशियल कोड वाली, ठीक है, मास्टर ब्रांच। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, रन कर गया। अब देखो मैं प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना बताता हूँ, कोई डाउट है इससे पहले? अभी पहले बता दो। नहीं सर, नहीं सर। अभी देखो एक फोल्डर बनता है आपका पेजेस का, ठीक है। इसके अलावा एक फोल्डर आपका बनता है पेजेस के अलावा क्या था, राउटिंग का। काम करो कैप्स कैप्स में बनाना, या फिर पेजेस का स्मॉल में बनाओ, राउटिंग का ऐसे बना दो। और मैं तुम्हारे लिए एक आसानी और कर देता हूँ, आइकन हटा देता हूँ, फाइल आइकन थीम, मटेरियल आइकन थीम, ठीक है। एक आपका बनेगा राउटिंग का, ठीक है ना, या राउट्स कह सकते हो, राउटिंग कुछ भी कहना चाहो वो कह लो। पेजेस का बन गया। एक बनता है आपको कॉमन कंपोनेंट्स का, एक आपका बनेगा हेल्पर फंक्शंस का, एक आपका बनेगा फोल्डर एसेट्स का। सर ये आपने अंडरस्कोर क्यों दिया? बताऊंगा मैं, अंडरस्कोर देता हूँ। जो यूटिलिटी फंक्शंस फाइल्स जहां पर रखी जाती है ना, उसको हमें अंडरस्कोर दे करके रखना पड़ता है, ठीक है ना। सर्विसेज, यूटिलिटीज, इस तरीके की फाइल्स जहां दी जाती है ना, वहां पर अंडरस्कोर लगाया जाता है। ओके सर, ठीक है। एसेट्स का हो गया आपका, कॉमन कंपोनेंट्स हो गया। एक अगर आप चाहो तो रिडक्स का बना सकते हो। इसके अलावा पेजेस हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, और कौन सा रहेगा? मैंने और भी बनाया था, एक मिनट में अपनी एप्लीकेशन में देखूं और भी कौन कौन से मैंने बना रखे हैं। कॉमन फीचर्स पेजेस, फीचर्स नाम से तो मैंने अभी चाहिए तो प्रोजेक्ट नेम इसमें भी बनाया था क्या कोई, देखता हूँ अभी मैंने, और कोई फोल्डर तो नहीं रह रहा। प्रोवाइड कॉमन डेटाबेस, कॉमन कंपोनेंट्स का तो छोड़ो। नहीं है,
ps में जा करके अपना इसमें देखो मैं, इसमें भी मैंने कोई बनाया था, config नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। आगे जाके इस config नाम के फोल्डर को भी मैं चेंज करवा दूंगा। और कौन सा बनेगा, हेल्पर फंक्शंस, ग्लोबल स्टोर पेजेस, राउट्स, सर्विसेज, स्टाइल्स, नहीं और तो कुछ नहीं है ऐसा, और कुछ नहीं है। ये होता है एक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जो आपका रिएक्ट में बनना चाहिए। इसमें मोस्टली चीजें चली जाती है। अब देखो मैं इसके अंदर भी जो चीजें रखी जाती है वो बताता हूँ। अब हेल्पर फंक्शंस के अंदर कौन से फंक्शंस रखे जाते हैं? हेल्पर फंक्शंस के अंदर आप डायरेक्ट फाइल क्रिएट करोगे और अपने हेल्पर फंक्शंस रखोगे। जैसे कि सपोज करो आपको फॉर्म वैलिडेशन लगाना है अपने अक्रॉस द एप्लीकेशन, तो आप क्या बार बार उसको लगाओगे? नहीं। आपको यूनिक आईडी क्रिएट करनी है, तो क्या आप बार बार यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए करोगे? नहीं। उसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बना लेंगे और उसे यूज करते रहेंगे। कैसे बनाएंगे देखना, यहाँ पर मैंने बना दिया UUID करके .jsx, ठीक है। अब मैं इसमें एक यूनिक आईडी वाला फंक्शन बनाता हूँ, एक्सपोर्ट कांस्टेंट UUID, और इसमें मैंने क्या किया, लेट फर्स्ट हाफ दे दो, सपोज करो फर्स्ट हाफ डेट डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, ये तो तुम्हें आता ही होगा। लेट सेकंड हाफ मैथ डॉट रैंडम डॉट टू स्ट्रिंग 36, और इसमें से सब स्ट्रिंग माइनस कर दो, सब स्ट्रिंग 2,9। ये एक तरीका बेसिक कोड है जिसके थ्रू हम यूनिक आईडी जनरेट करवा लेते हैं। रिटर्न फर्स्ट हाफ प्लस सेकंड हाफ। अब कहीं पर भी यूज करना है ना, इस यूनिक आईडी को बस टाइप कर देना, अपने आप ही आ जाएगा। UUID करके कॉल करा देना। जैसे ये फंक्शन है, सपोज करो मुझे यहाँ यूज करना था, तो मैं क्या करूंगा, UUID नाम से फंक्शन लूंगा यहाँ पर UUID, और ये आ गया मेरे पास। इसको कैसे यूज करना है, इसको लिया मैंने यहाँ पर, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, UUID दे दी मैंने। देखो कभी भी आपको अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या होता है, पर पहले अगर मैंने UUID बनाया तो उसे उस पे से रैंडम आईडी जनरेट होकर के आ रही है, वो चेक कर लेते हैं। हमारी फाइल रन हो रही थी ना, इसमें देखो ये आ रही है, हर बार देखना एक नई आईडी आएगी, आ रही है हर बार नई आईडी, तो ये हर बार नई आईडी जनरेट करके देगा आपको। अब आपको बार बार आईडी लगाने की जरूरत नहीं है, आप हेल्पर फंक्शन दे दिया मैंने एक, उसमें लगा सकते हो। फॉर्म के भी अलग अलग तरीके को बना सकते हो। अब एसेट्स आते हैं। एसेट्स के अंदर आपका CSS की फाइल्स होती हैं और आपकी होती है इमेजेस। ये दो तरीके की चीजें होती हैं, और एक और चीज होती है फॉन्ट्स। ये तीन चीजें होती हैं आपकी एसेट्स के अंदर। अब आते हैं आपके कॉमन कंपोनेंट्स। एसेट्स समझ में आ गया कि क्या क्या रखना है एसेट्स में? क्यों? Just font and images है। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉमन कंपोनेंट्स। कॉमन कंपोनेंट्स में आप फोल्डर बनाओगे, ना कि फाइल बनाओगे। सपोज करो आपका हेडर नाम से एक कंपोनेंट है, और आपका एक कंपोनेंट है फुटर नाम से, एक कंपोनेंट है आपका टेक्स्ट इनपुट नाम से। ठीक है। अब हेडर में क्या करना है, हेडर डॉट JSX डालना है। फुटर में जो भी डालना है वो डालो। लेकिन इन सब की जो CSS फाइल बनेगी वो दो ही जगह बनेगी, या तो यहाँ बना लो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ बनानी चाहिए, CSS के फोल्डर के अंदर। CSS के फोल्डर के अंदर आपने क्या किया, कॉमन CSS नाम से दे दिया, कॉमन CSS, या तो यहाँ पे बना लो। इसके अंदर जितनी भी कॉमन CSS है आपके पास हेडर वगैरह की, वो डाल दो। या फिर अब हेडर की है कि कॉमन कंपोनेंट CSS डाल सकते हो, सॉरी, इसे कॉमन कंपोनेंट CSS, कॉमन कंपोनेंट CSS, ये डाल दिया मैंने। अब इस कॉमन कंपोनेंट CSS के अंदर आप हेडर की, फुटर की, इन सब की CSS डालो और उसे लिंक करा दो, या फिर आप यहाँ पे डाल करके लिंक करा सकते हो।
ताकि जिससे कि पता चलता रहे, आपको बार बार ओपन ना करना पड़े। यहाँ पर भी जाकर ये कर सकते हो जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए कौन कौन से कॉमन कंपोनेंट है, कौन कौन सी CSS है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब कॉमन कंपोनेंट्स के बाद अब आपका आ गया कॉन्फ़िग फाइल। कॉन्फ़िग फाइल में या तो config.json बना लो, config.json करके बना लो, या फिर config.js। अब यहाँ पर क्या होता है, config.json बनाते हैं हम लोग को पहले। यहाँ पे आपका बेस URL जो हो गया, एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो क्या है कि बेस URL दे दिया आपने, ठीक है, बेस URL दे दिया, वो अब आपको जो डालना वो डालो। आपका इसके अलावा और भी कोई URL और भी किसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन जो रखनी है, राउटिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, वो एक इस तरीके से रखते हो। एक आगे जाकर के हम एनवायरमेंटल फोल्डर बनाएंगे, जब मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा और ज्यादा, तब मैं इसमें एक एनवायरमेंट फोल्डर बनवाऊंगा और उस एनवायरमेंट में प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों एनवायरमेंट सेट करके उसको डिफरेंट तरीके से स्विच भी कर लेंगे। ठीक है, अभी पहले इनिशियली समझो बेस URL, सपोज करो मैंने दे दिया बेस URL ऑन लगा करके, ये दे दिया, ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। अब इसको यूज करना तो कैसे यूज करूंगा देखना। अभी सपोज करो app.js में मुझे इसे यूज करना, तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट फ्रॉम, और यहाँ पर मैंने डाला config, config नहीं, नोड मॉड्यूल्स तक आ गया ना, फ्लैश करके जाएगा शायद से। app.js में src, src में config, config में config.json, ये आ गया। इसमें जाकर के हमने क्या किया, config। अब config उठाओ, यहाँ पर लिया config.base URL, जो भी डालना है वो डाल दो, base अंडरस्कोर URL था, क्या था वो, ये था बेस URL, ये डाल दिया मैंने। अभी ये दे देगा import config was not found, एक मिनट, config ऐसे नहीं, कंट्रोल X ऐसे करके लो यार, config, ठीक है ना। तो अब आपके पास बेस URL भी आ गया, देखो ये रहा। आप चाहो तो बेस URL भी ले सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में आप जो मर्जी चाहो वो डालो कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं आपके पेजेस। पेजेस में आपके जितने भी पेजेस होंगे, याद रखना पेजेस में सिर्फ पेजेस बनेंगे, कोई रियूजेबल कंपोनेंट नहीं रखा जाएगा। जैसे आपका हो गया होम पेज, कैप्स में बनाना हमेशा, होम पेज ले लिया या होम स्क्रीन, जो भी दे दिया, होम पेज दे दिया। आप अपने सेक्शन का नाम दे दो होम, अबाउट हो गया अबाउट दे दिया, कॉन्टैक्ट हो गया कॉन्टैक्ट दे दिया, ठीक है। ये सारे पेजेस के नाम दे दिए। इसके अंदर अब अपने कंपोनेंट बना बना के रखो और उन सबकी CSS फाइल एसेट्स के अंदर रखो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिडक्स। सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर रिडक्स का ही होता है, और उसको कैसे फॉलो अप करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। और उससे पहले हम राउटिंग देख लेते हैं। राउटिंग के लिए आपको क्या करना है, राउट्स डॉट JSX करके बनाना है, राउट डॉट JSX। यहाँ पर आपको राउटिंग से रिलेटेड फाइल बनानी है, और उस राउटिंग को लेकर के कहाँ रख देना है, ऐप में रख देना है। इसलिए आपका app.js बहुत ईजी हो जाएगा। एक चीज और रह गई इसमें, एक फोल्डर और रह गया था लॉगर करके, लॉग दे दो या लॉगर दे दो। लॉगर भी बनता है रिएक्ट में, कि जब आपको कोई एरर आता है तो आपको लॉगर दिखाना चाहिए। वैसे तो अब क्या होने लग गया कि लॉगर अपने आप ही आने लग गया रिएक्ट 18 में अपने आप ही, लेकिन अगर आपको लॉगर दिखाना है तो आप लॉगर डाल सकते हो। लॉगर भी मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं। एरर बाउंड्रीज का नाम सुना है रिएक्ट में आपने, एरर बाउंड्रीज को लॉगर कहते हैं। एक और फोल्डर बनता है, अगर आप एक लाइब्रेरी जो मैं सजेस्ट करूंगा उसको यूज कर रहे हो तो ग्लोबल स्टोर करके। अभी ये बताऊंगा ग्लोबल स्टोर का काम क्या होता है। धीरे धीरे करके हम इसी प्रोजेक्ट में काम करते चलेंगे और सारे फोल्डर्स को एक्सप्लोर करते चलेंगे कौन सा किस लिए यूज होता है। अब आप हम कहाँ थे, हम थे रिडक्स में। राउटिंग तो मैंने बता दिया था कि राउटिंग में क्या करना है, राउट्स आपके जितने भी है वो सारे राउट्स डाल रहे हैं। अब रिडक्स में डालते हैं। रिडक्स में क्या करना पड़ेगा आपको, आप सारी चीजें कॉमन बना दो रिडक्स में, बहुत ईजी रह जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन
constants, common constants, common functions, और इसके अलावा कॉमन रिड्यूसर्स, इसके अलावा कॉमन एक्शंस, कॉमन रिड्यूसर्स, और एक और चीज रह गई, कॉमन सर्विसेज। आप चाहो तो एपीआई भी बना सकते हो, कॉमन एपीआई करके। ठीक है, और एट द एंड एक फाइल और बनेगी, स्टोर। ठीक है, ये मैं सब बना करके रख देता हूँ, आगे जाकर के मैं इन सबका यूज करूंगा, देखना। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आता है ग्लोबल स्टोर। ग्लोबल स्टोर में ग्लोबल स्टेट्स करके जो भी फाइल बनना चाहिए वो बन जाएगी, ग्लोबल स्टेट्स डॉट psx। समझ में आया? ये होता है पूरा एक तरीके से एक स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर रिएक्ट एप्लीकेशन का जब हम बनाते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, इस स्ट्रक्चर को, एक और वैसे रह गया है लेकिन अभी उसे बताने का तो कोई मतलब है नहीं। आप एक फोल्डर, दो फोल्डर और रह गए, एक होता है टाइप्स का, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, और एक होता है टेस्टिंग का, अगर आप टेस्टिंग का यूज कर रहे हो। तो टेस्ट केसेस टेस्टिंग वाले में लिखे जाते हैं, आपके टाइप्स जितने भी होंगे वो टाइप्स में वाले में रखे जाएंगे। तो ये बेसिकली एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जो कि आप स्टैंडर्ड एक तरीके से यूज कर सकते हो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। अब टाइप्स में क्या होता है, हम इंटरफेसेस वगैरह जो भी टाइप्स वगैरह बनाते हैं वो इसमें रख देते हैं। टेस्टिंग में क्या करते हैं, टेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी टेस्ट केसेस होते हैं वो यहाँ रख देते हैं और बाद में उन्हें टेस्ट कराते रहते हैं। क्लियर? इस फोल्डर स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ, क्योंकि मैं इसी फोल्डर में काम करने वाला हूँ और सारी चीजें तुम्हें बता दूंगा इसी फोल्डर में। सर रीयूजेबल कंपोनेंट्स कहाँ डालेंगे? ये है ना कॉमन कंपोनेंट्स। अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है ना, वो सारे इधर ही पड़ेंगे। बटन बनाना वो भी इधर ही पड़ेगा, आपको सारे कंपोनेंट कॉमन इधर ही पड़ेंगे। और कोई डाउट किसी को भी? नो सर। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। यस ये सर। फोल्डर अच्छे से देख लिया ना, इसको स्नैपशॉट ले लेना इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो, रिएक्ट की एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं क्या चीज करते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आपकी राउटिंग प्रॉपर सेट होनी चाहिए। राउटिंग प्रॉपर सेट होने से मेरा मतलब है, अगर आपके पास लॉगिन और डैश, मतलब लॉगिन तो होगा ही होगा, लॉगिन पैनल और एक डैशबोर्ड सेक्शन होगा, तो आपको सबसे पहले ये क्रिएट कर देना एनी हाउ। इसके बाद भले ही आप राउट क्रिएट करो, लेकिन शुरू शुरू में ये क्रिएट कर देना। अब आप रेडक्स का यूज करके करो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करो, वो आपके ऊपर है कि आप किसका यूज करके राउट्स क्रिएट करते हो। लेकिन राउट्स में हमेशा याद रखना कि अगर आप रेडक्स का यूज करके करते हो तो आपको रेडक्स के स्टेट मैनेजमेंट अच्छे से आने चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके करते हो तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम अच्छे से आना चाहिए। दोनों से मैं बता दूंगा कि कैसे राउट्स क्रिएट करते हैं, पर अभी इतना समझो कि राउट्स दूसरा स्टेप होता है आपका राउट क्रिएट करने का। अपनी एप्लीकेशन में राउट क्रिएट अच्छे से होने चाहिए। अगर राउट क्रिएट नहीं है अच्छे से, आपकी एप्लीकेशन में आगे जाकर के प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। इनिशियली राउट क्रिएट कर लो। अब चलो आगे करते हैं काम। सर ये फोल्डर स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा? ये स्नैपशॉट ले लो इसका। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, मैं एसआरसी नाम से जो फाइल है भेज दूंगा अभी जिप करके। मेरे को एट द एंड याद दिला देना, ठीक है? एक और ओके चीज सर। होती है, एक चीज और मैं भूल गया था बताना। वैसे तो एसआरसी में डाल लो, एक काम करो, लॉग फाइल डॉट टीएक्सटी। वैसे ये कोई बनाता नहीं है, लेकिन मैं अपने बेस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, लॉग फाइल बना लिया करो। लॉग फाइल बेसिकली क्या होती है, आप अपने जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे इस लॉग फाइल में लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। जो भी टीम मेंबर है वो सारे अपने फाइल्स लिखते चले जाओ। एक अपना सेक्शन बना लो इस नाम से, जैसे मैंने बना दिया रोहित, रोहित लॉग्स। ठीक है ना? इसके अंदर आपने बनाया किस सेक्शन में आ रहे हैं, सेक्शन नेम। ठीक है ना?
इसके अंदर आपने बनाया कि कौन से पार्ट पे आ रहे हैं। सेक्शन नेम में मान लो सपोज करो कि होम था, मतलब होम सेक्शन था मेरे पास, होम पेज था, ठीक है ना। होम पेज में मेरे पास एरर आ रहा था लैंडिंग पेज के, सपोज करो कि लैंडिंग पेज एपीआई में एरर आ रहा था। जो एरर आ रहा था उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें लिख दो। इससे क्या होगा कि बाकी के तुम्हारे जो साथ वाले लोग हैं उनको भी पता चलता रहेगा कि एरर कहाँ पे आ रही थी, कैसे आ रही थी। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा कि अब तक एप्लीकेशन में कितने एरर आ चुके हैं और कौन कौन से रिजॉल्व हो चुके हैं। इसके आगे लिख दो सक्सेसफुली रिजॉल्व, सक्सेसफुली रिजॉल्व, ठीक है। ये काम करते हैं हम लोग जब हम अच्छे से प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है कि आपके पास कौन सा एरर आया, आपने उसे कितने दिनों में रिजॉल्व कर दिया, क्या रिजॉल्व कर लिया। एक तरीके से पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास बन जाती है कि ये एरर आए थे, ताकि आगे से अगर कभी काम हो ना तो ये लॉग फाइल बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलो अब हम आगे अपने उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि आगे का कोर्स है। अब आता है आपका फ्रेगमेंट्स और जेएसएक्स। क्या होता है फ्रेगमेंट्स, पता है क्या होता है? अरे फ्रेगमेंट तो पता होगा, सबने यूज भी कर रखा है। ये होता है फ्रेगमेंट, देखो जैसे कि app.js है, app.js है। इसमें क्या है कि अभी div में यूज कर रहा हूँ, h1 हेलो वर्ल्ड। अभी सबसे पहले इसे अभी हटा देते हैं, ठीक है ना। इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। अभी आपने इस तरीके से यूज किया ये तो चल जाएगा, चलो मैं मानता हूँ ये चल जाएगा, ये चल भी जाएगा। ये देखो ये चल गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। लेकिन अगर आपने 1 2 3 4 5 इस तरीके से रख दिए और सेव कर दिया तो ये एरर दे देगा। यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, अब ये जो आ रहा है ये क्या है, ये लॉगर है। ये अब रिएक्ट की एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट आने लग गया, लेकिन पहले नहीं आता था ये लॉगर। इसके लिए हमें एरर बाउंड्री लगाना पड़ता था जो कि हमारे एरर्स को डिटेक्ट करता था। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन एनक्लोजिंग टैग। डिड यू वांट अ JSX फ्रैगमेंट, कह रहा है ना डिड यू वांट अ JSX फ्रैगमेंट। तो क्या है कि जब भी आप इस तरीके से कॉल कराते हो अपने कंपोनेंट को, जहां पर आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ही पास कर देते हो, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता। एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि आप एक साथ काफी सारे एलिमेंट्स को नहीं रख सकते हो JSX में। उसके लिए आपको एक रैपर कंपोनेंट के अंदर ही इन्हें रखना पड़ेगा। तो मैंने इसे कट कर लिया और कट करने के बाद एक रैपर कंपोनेंट बनाया डिव, और डिव में इन्हें रख दिया। अभी क्या है कि ये चल तो जाएगा, यहाँ पे चल गया, लेकिन अभी अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूं और कंसोल करूं इन एलिमेंट में जाकर के, तो यहाँ पर ये डिव भी आ रहा है, लेकिन इस डिव का कुछ काम नहीं है। ये देख लो, ये ऑलरेडी इसके अंदर रैप है, फिर एक और डिव है। तो इसके हटाने के लिए हम फ्रैगमेंट्स को यूज करते हैं। फ्रैगमेंट्स को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करके, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फ्रैगमेंट्स को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या दे रहा है ये, फ्रैगमेंट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन आपको इसे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट नहीं लिख रहे हो, डायरेक्टली फ्रैगमेंट लिख रहे हो, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन कैसे करना है, कोमा लगा करके फ्रैगमेंट दे दो यहाँ पे। अब ये वैलिड है, सेव करके देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वर्क कर रहा है अभी अगर आप लोगों को ये भी नहीं देना तो आप इसे इस तरीके से भी दे सकते हो। ये भी एक तरीके से फ्रैगमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये वर्क कर रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डिव नहीं आ रहा। तो ये काम होता है फ्रैगमेंट का। अभी एक चीज और मैं बताऊं, रिएक्ट में 17th वर्जन में आपकी एक नई चीज लॉन्च हुई है कि आप बिना रिएक्ट लिखे भी अपने कंपोनेंट बना सकते हो। पहले अगर आप यहाँ पे रिएक्ट नहीं लिखते थे तो आपका ये जो कंपोनेंट है ये एज अ रिएक्ट कंपोनेंट कंसिडर नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ रिएक्ट मेंशन नहीं करते थे तो आपका ये रिएक्ट कंपोनेंट मतलब कंसिडर नहीं किया जाता था, और जिससे एरर आती थी कि यूज रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, दिस कंपोनेंट इज नॉट कंसिडर रिएक्ट कंपोनेंट, या रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, इस तरीके से आती थी। लेकिन अभी रिएक्ट 17 में एक नई चीज लॉन्च हुई है जिसमें आप रिएक्ट हटा करके डायरेक्टली इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, बढ़िया सी चीज है। क्या है कि ये ओपन ऐप इन रिएक्ट प्रीव्यू लिख के आ रहा है। इसको काम करते हैं, एक्सटेंशन ओपन करते हैं यहाँ पर, रिएक्ट प्रीव्यू। ये दिख गया रिएक्ट प्रीव्यू, इसको क्लिक करो, इसको इंस्टॉल कर लो। वैसे ये वाला नहीं था मेरे ख्याल में, ये वाला था रिएक्ट प्रीव्यू।
ठीक है, दे रहा है गेट इंस्टेंट प्रीव्यू ऑफ योर कंपोनेंट एक्टिवेशन टाइम, एक्टिवेशन कह रहा है क्या, दिस एक्सटेंशन इज डेप्रिशिएटेड यू preview.js, ये है शायद से, यानी preview.js ये वाला है। हाँ, इसको इंस्टॉल करो। वैसे तो उसने कह दिया कि वो एक्सटेंशन डेप्रिकेट हो चुका है, माइग्रेट करके देखते हैं। इसे देखते हैं कि ये कैसे रन करता है। अभी तो मेरे को रिएक्ट प्रीव्यू का आइडिया था, डायरेक्टली रन हो जाएगा क्या, कहाँ से रन हुआ ये, ओके ओके, यहाँ पे ही आ रहा है ऑप्शन। देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आ गया होगा ओपन preview.js, सेव कर लेते हैं इसे, टर्मिनल रन कर रहा है, प्रीव्यू, इसे इंस्टॉल करो पहले तो, इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना preview.js का, ठीक है ना, इसको कितनी देर लगा रहा है ये इंस्टॉल करने में। तो ये इंस्टॉल हो गया मेरे पास। अभी इसमें app.js में जाते हैं, यहाँ पर आपको अभी दिख जाएगा, कहाँ गया, मैं दिख ही नहीं रहा, कोई नहीं, कमांड पैलेट में जाओ, प्रीव्यू करके होगा रिएक्ट, रिएक्ट ओके आ गया, ये आ रहा है ना ओपन ऐप इन preview.js। जब आप वो इंस्टॉल कर लोगे एक्सटेंशन तो आपके पास ये आने लग जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहीं पे साइड में आपका इस कंपोनेंट को रन करा करके दे देगा। अब आप इसमें चेक कर सकते हो, जो बेसिक बेसिक प्रोग्राम होते हैं ना, आप उन्हें चेक कर सकते हो यहाँ यहीं पर, और वो लाइव लाइव आपको रिलोड मतलब प्रोवाइड करता है, जैसे आपको ब्राउजर में होती है। हेलो रिएक्ट लिखा मैंने, देखो कितनी जल्दी जल्दी कर रहा है ना। इस तरीके से आप चेंजेस देख सकते हो साइड बाय साइड ही कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं। अब इसके बाद एक और नई चीज मैं बताता हूँ, अगर आपको एसवीजी फाइल्स यूज करनी होती है अपने इसमें, तो एसवीजी फाइल्स को कैसे यूज किया जाता है, आप सपोज करो मैं एक एसवीजी फाइल लेता हूँ undraw.io करके, ये फाइल, ये एक वेबसाइट है जिसपे आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। undraw, ये undraw.co है इलस्ट्रेशन, ये सपोज करो अभी मुझे चाहिए कोई भी, सपोज करो मेरे को चाहिए ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा रहा है डाउनलोड एसवीजी फॉर योर प्रोजेक्ट, क्लिक कर दो इस पर, ये डाउनलोड करके दे देगा। अभी क्या करो, तो अपने फोल्डर में जाओ, रिएक्ट टैब वाले में, एसेट्स में, इमेजेस में गए, उठाया इसे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं ले लेता हूँ रीनेम करके। देखो इसको रिएक्ट में रखने के अलग अलग तरीके हैं। आप लोग क्या करते होगे, इमेज लेते होगे, ऐसे फाइल दिया, पाथ दिया और रख दिया, ऐसे ही करते हो क्यों, हेलो, Yes, sir. मैं तो अभी ऐसे ही Yes, sir. करते हो। यस सर। अभी मान लो कि एक साथ 10 इमेज हुई एसवीजी, तो आप लोग ऐसी पाथ को करते रहोगे, ऐसी बार बार पाथ लेकर के करते रहोगे। 10 इमेज हुई 10 तरीके की, एक पेज पे 10 इमेज हुई एसवीजी, तो यही करोगे तुम लोग, यही करोगे ना, कोड बढ़ जाएगा। अब देखो इसकी Yes, sir. नई नई ट्रिक बताता हूँ मैं। सबसे पहला तरीका, 3 तरीके बताता हूँ एसवीजी फाइल लगाने के, या फिर किसी भी फाइल को लगाने के 3 तरीके बताता हूँ।
इमेजेस में हमारी इमेज डॉट एसवीजी आ चुकी है, ठीक है ना, ये रही। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है, आपके पास एक एक्सटेंशन होता है एसवीजी प्रीव्यू करके, ठीक है ना, ये एसवीजी व्यूअर है जो, ये एसवीजी व्यूअर है जो, ये बेसिकली एक एक्सटेंशन होता है जिससे आप एसवीजी इमेज को देख सकते हो इसमें ही। अभी क्या मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसे छोड़ दिया। अभी देखो क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका इसको यूज करने का, आपको क्या करना है, ये जैसे अभी ये क्या दे रहा है, ये हाईलाइट क्यों दे रहा है, क्योंकि इन तीनों में से कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हाईलाइट आ रहा है। अभी देखो क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट ऐसे करली ब्रेसेस एम्प्टी छोड़ते हैं फ्रॉम, सबसे पहला तरीका जो कि तुमने यूज नहीं किया होगा शायद से, इसके बाद बाहर निकलो और एसेट्स है, नहीं एसेट्स यहाँ पे लिखेगा ऐप डॉट जेएस है ना, एसआरसी में जाएगा एच, ये क्यों नहीं आ रहा भाई, ऐप से सीधे एसेट्स आएगा, एसेट्स, एसेट्स के बाद इसमें इमेजेस फोल्डर, और इमेजेस के बाद इसमें इमेज डॉट एसवीजी आ गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है रिएक्ट, रिएक्ट कंपोनेंट एस, अपनी एसवीजी की किसी भी फाइल का नाम दे दो, जैसे कि मैंने दे दिया, ये थी इमेज एसवीजी, इमेज नाम से थी ये फाइल, ठीक है ना, ये दे दिया मैंने। अब इसे कॉपी किया और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पर लगा दिया। ये एक तरीका है पहला जिससे हम एसवीजी इमेज रखते हैं। देखना एसवीजी इमेज अभी आ जाएगी, ये आ गई। इसकी आप विड्थ हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसमें विड्थ वगैरह जो भी देना चाहूँ तो विड्थ दे सकता हूँ। विड्थ दे दी मैंने 100, सेव किया, अभी देखो 100 विड्थ की हो गई है। हाइट वाइट जो भी देना है वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो आप इस तरीके से एक तो एसवीजी इमेज रख सकते हो। दूसरा तरीका, आप इस एसवीजी को जेएसएक्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, उसके लिए एक एक्सटेंशन आता है एसवीजीआर, एसवीजीआर ये वाला, इसको इंस्टॉल कर लेना एसवीजीआर को। अब क्या करना है, आपको अपनी फाइल में आना है, हाँ गई, एसेट्स के अंदर गए, इमेजेस के अंदर गए, ये फाइल आ गई। इसको पूरे को सिलेक्ट करो, पूरे को कंट्रोल ले करके राइट क्लिक किया, ये आ रहा है कमांड पैलेट को ओपन करो, राइट क्लिक करके कमांड पैलेट ओपन किया। अब यहाँ पर लिया एसवीजीआर, कन्वर्ट फाइल टू रिएक्ट कंपोनेंट, ये लिखा है, इस पे क्लिक कर दिया। अब ये पूछेगा कंपोनेंट का नाम क्या देना है, मेरे को देना है एसवीजी इमेज नाम देना है, एंटर प्रेस कर दिया। कन्वर्ट दिस एसवीजी टू जेएस, इस फाइल को एसवीजी में कन्वर्ट कर देना है या फिर इस फाइल को रखना ही है, एक सेपरेट एसवीजी और बना देनी है, नहीं मेरे को इसी फाइल को कन्वर्ट करना है एसवीजी में, जेएस में। अब ये जेएस फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, एंटर प्रेस करूंगा मैं। किस में कन्वर्ट करना है, रिएक्ट जेएस में या रिएक्ट नेटिव में, रिएक्ट जेएस में कन्वर्ट करना है, रिएक्ट जेएस पे क्लिक कर दिया। दिस इज अ शेप पैटर्न और अदर नॉन आइकन इमेज, यस दिस इज एन आइकन इमेज, आई वांट टू रीसाइज। ये दूसरा वाला ऑप्शन मत लेना, अदरवाइज इसे रीसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। नो पे क्लिक कर दो, अभी सर नो दे देते हैं, अभी अपने पर देगा देखना। तो भाई हो गई है, हो गई एसवीजी में कन्वर्ट, मतलब ये आपका उसमें कन्वर्ट हो गया रिएक्ट कंपोनेंट में, ये जो फाइल थी। अभी जैसे मुझे इसे इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिया एक्सपोर्ट कांस्टेंट, इसे एरो फंक्शन बना दिया। नीचे ये जो लग रहा है ना मेमोइज्ड कंपोनेंट, अभी इसे हटा दिया, आगे मेमोइज्ड कंपोनेंट आएगा, मैं बता दूंगा क्या होता है। अभी इसे सेव कर लिया, अब इसे इंपोर्ट कर लो इसका, एसवीजी इमेज, यहाँ से इंपोर्ट होकर के आ गई आपके पास एसवीजी इमेज। अभी ये रख लो, अभी सेव कर लिया, यहाँ पर चेक करते क्या आ रहा है, देखो ये इमेज लोड होकर के आ रही है। लेकिन अभी क्या है, अभी इसको विड्थ हाइट आप इस तरीके से सेट नहीं कर सकते, अब आपको अपने अकॉर्डिंग देना पड़ेगा एक डिव, और डिव के अंदर आप इसको ले सकते हो, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका होता है। अब एक तीसरा तरीका, सपोज करो मेरे पास 3 नहीं 4 नहीं 5 इमेज है एसवीजी की, तो 5 को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है पहले तो। और इस तरीके से आपके पास कई सारी फाइल्स हो, मान लो कि आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे सपोज करो ये कॉमन कंपोनेंट है, ठीक है ना, बहुत सारे कंपोनेंट है कॉमन। अब आपके पास 4 कंपोनेंट है जो कि एक आपका मेन कंपोनेंट यूज कर रहा है, मान लो आपका फुटर हेडर है और टेक्स्ट इनपुट है, और एक बटन नाम से और एक सिलेक्ट बॉक्स नाम से। तो आप लोग क्या करोगे,
टेक्स्ट को, हेडर फुटर को और बाकी सारे कंपोनेंट को भी अलग अलग करके इंपोर्ट करोगे, वो चीज नहीं करते, वो चीज गलत होती है, उससे कोड बढ़ता चला है। जैसे 50 है तो 50 को इंपोर्ट करोगे, नहीं। इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो क्या है कि हमारे पास जैसे सपोज करो कि ये वाली एसवीजी फाइल है, ठीक है ना, ये या फिर ये वाली नहीं लेते, कोई अच्छी दे लेते हो ज्यादा, ये वाली एसवीजी फाइल है, ठीक है ना, इसे डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड हो गई। एक और एसवीजी ले लेते हैं, ये वाली एसवीजी फाइल है, इसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। एक ये वाली एसवीजी, ये डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। ये तीनों एसवीजी मैंने ले ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद ये जो जितनी भी आई है मेरे पास, 1 2 3 4, कट कर लेते हैं इन्हें और इन्हें लेकर के चलता हूँ मैं अपने फोल्डर में। बैक चलते हैं, इसमें आ गए एसवीजी इमेज वाले में, इसे पेस्ट कर दिया। ये 4 थी, पहले वाले को डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर मैंने डाल दिया रीनेम करके, या फिर यहीं पे इसे ऐसे ही रहने दो, यहीं से रीनेम करते हैं। ये आ गई मेरे पास, इसे मैंने रीनेम कर दिया SVG इमेज 1। फिर इसे रीनेम किया, रीनेम करा नीचे वाले को SVG इमेज 2, नीचे वाले को रीनेम किया SVG इमेज 3, SVG इमेज 3 और इसको किया SVG इमेज 4। ठीक है, ये चारों रीनेम हो गई। अब मेरे को इस चारों को इस app.js में रखना है, तो आप लोग क्या करोगे, चारों अलग अलग करके इंपोर्ट करोगे ऐसे। अभी ये जो मैंने तरीका बताया था, इससे ये तरीका बेस्ट है। अगर आपको 1 या 2 एसवीजी इंपोर्ट करनी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करनी है, तो सबसे पहले क्या करो, ये जो आपने एसवीजी इमेज डॉट एसवीजी बनाया ना, ये करके डॉट एसवीजी करके बनाया, इसके लिए एक काम करो, यहाँ तो यहाँ पे एक एसेट्स में बना दूंगा, या इसमें ले लें, इसमें ले लूंगा, इसमें बढ़िया इसकी। जेएस फाइल एक काम करते हैं, इसमें बना लेते हैं एक, इसमें बनाते हैं एक जेएस फाइल, ठीक है ना। या फिर इसी में बनाए या फिर कहीं और बना लें। इसमें बनाएंगे तो ये सी के लिए कॉमन रह जाएगी। आप एक काम करो, हाँ हाँ, ये अगर इसी में बनाऊंगा ना तो मैं इसी के लिए कॉमन रह जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इसे एक्सपोर्टर नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है ना, और इसमें रखता हूँ पोर्टर डॉट जेएसएक्स, मतलब एक्सपोर्ट करने वाला। अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, इंपोर्ट कर लिया वो सारी एसवीजी इमेज को, ये जितनी भी एसवीजी इमेज थी ना, इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस दिया, फ्रॉम एसेट्स आया, एसेट्स आ गया, इमेजेस एसवीजी इमेज 1, है ना, उधर डाल देते रिएक्ट कंपोनेंट एज SVG 2 3 4, यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे 4 डाला। अब आपकी ये सारी SVG इमेज आ गई। अभी क्या करना है, यहाँ पर एक्सपोर्ट ये कर देना है SVG इमेज 1, SVG इमेज 2, SVG इमेज 3 और SVG इमेज 4, ये कर दिया एक्सपोर्ट। अगर जैसे आप एक फाइल बना रहे हो तो इस तरीके से देना तो वैसे सही तो रहेगा, लेकिन इस तरीके से देने में ये हो जाएगा कि कभी आपको एसवीजी मतलब एक आपको फाइल इंपोर्ट करने तो सारी इंपोर्ट हो जाएगी। मतलब जैसे एक फाइल में मैंने बना दिया सारी एक्सपोर्ट, एक ही फाइल में मैंने सारी इंपोर्ट करी और वहीं से एक्सपोर्ट कर डाला। अभी क्या आपके पास मल्टीपल आइकन्स है, तो आइकन्स को भी इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर दो। लेकिन एक चीज होती है कि अगर मैं इस तरीके से एक्सपोर्ट करूंगा, जैसे अभी सपोज करो मैं करके दिखाता हूँ, ये एसवीजी इमेज डॉट जेएस उठा देते हैं,
अभी अगर मैंने सपोज करो यहाँ पर इसे इंपोर्ट किया svg इमेज 1 एक्सपोर्टर में से उठा लिया। अभी देखना, पहले इसका केस दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा केस एक और दिखाऊंगा। ये मल्टीपल फाइल्स अगर बनी रखी हैं तो एक एक्सपोर्टर नाम से फाइल बना लेना, उसको थ्रू कर लेना। अब इसमें आ जाएगा svg इमेज 2, svg इमेज 3, svg इमेज 4, ठीक है ना। ये तीनों ले ली मैंने। svg इमेज 1, इसकी विड्थ हम 50 दे देते हैं, 50। उसी तरीके से यही है ना svg इमेज 1, मेरे ख्याल में ये नहीं थी, अच्छा ये वाली थी svg इमेज 1 2 3 4 2 3 4। सेव कर लिया। ऐसे चेक करते हैं हमारे पास रिजल्ट कैसे आ रहा है। कंसोल में कुछ एरर दे रहा है क्या? एक्सपेक्टेड अ स्ट्रिंग बिल्ट इन क्लास फंक्शन, एक मिनट, ये कहाँ से एरर? ओह, मैंने सेव नहीं किया था, ये वाली फाइल मैंने सेव नहीं करी थी। ये देखो अपने पास अब एसवीजी दिखाई दे रही है। अब ये देखो चारों इमेज आ गई मेरे पास। ये चीज क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। यस सर। इस तरीके से हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ रख सकते हैं। आप एक तरीका और अपना सकते हो, वो और भी बेस्ट तरीका है। आप यहाँ पर दे दो एसवीजी इमेजेस एक्सपोर्टर टीआर एक्सपोर्टर इज इक्वल टू, इस तरीके से दे दो आप, एक्सपोर्ट कांस्टेंट करके, एक्सपोर्ट कांस्टेंट एसवीजी इमेजेस एक्सपोर्टर, इस तरीके से दे दो आप, ठीक है ना। तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेव किया, अभी यहाँ पर जाकर के सिर्फ आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, एसवीजी इमेजेस एक्सपोर्टर ये लेना पड़ेगा। ये अब आपका एक एक वेरिएबल लग गया। अब आप जो मर्जी चाहे वो ले सकते हो इसमें, या तो इसे इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप इसे डिस्ट्रक्चर करके कर सकते हो, जैसे अभी मेरे को करना है ये वाला। तो एसवीजी इमेज एक्सपोर्टर डॉट एसवीजी इमेज 1, एक्सपोर्टर डॉट एसवीजी इमेज 2, एसवीजी इमेज 3, एसवीजी इमेज 4, ठीक है। सेव करते चेक करते आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो अभी भी चल रहा है मेरा। इसे रीलोड कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। अभी देखो कोई एरर भी नहीं आ रहा, और ये मेरे पास चारों फाइल्स आ रही है। तो अब समझ में आया कि एक सिंगल वेरिएबल से आप कितनी भी फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब क्या मैंने चार चार चीजें यूज करी यहाँ पे? नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया और उसी के थ्रू मैंने सब कुछ यूज कर लिया। आप इस एक्सपोर्टर में आप क्या कर सकते हो, रियूजेबल कंपोनेंट जितने भी हैं, ये रियूजेबल कंपोनेंट है, सबको लेकर के यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, और यहाँ से एक्सपोर्ट कांस्टेंट रियूजेबल कंपोनेंट एक्सपोर्टर नाम से बनाओ, उसमें सारे अपने कंपोनेंट रखो और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दो। इसी तरीके से आप और भी चीजों को बना करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब जैसे आपके पेजेस हैं, अगर आपके एक ही उस पर काफी सारे पार्ट्स भी रखे हुए हैं, तो वो भी आप एक्सपोर्ट लेकर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, लेकर के इस तरीके से डाल देना एसवीजी इमेजेस एक्सपोर्टर, इस तरीके से डाला और यहाँ पर कर दिया एंड। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एसवीजी एक्सपोर्टर और कहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। समझ में आया ये? इस चीज में किसी को कोई डाउट डाउट है किसी को? नहीं है? नो। ये सही लगा चीज? हाँ ये तो सर। वैसे तुम्हारा, ये तो Yes, sir. तुम्हारा Yes, काफी sir. काम रिड्यूस कर देगा, काफी हाँ सारे सर, नंबर वेरिएबल ऑफ लाइंस बच रही है। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस काफी बच गई। या तो आप इस तरीके से कर लो, रिएक्ट कंपोनेंट एज करके, अगर एक दो है। इस तरीके से मत करना, इस तरीके से मैंने कई बार किया है, लेकिन मेरे को है ना सही नहीं लगा। इस तरीके से बहुत दिक्कत हो जाती है। इस तरीके से कर लेना, विड्थ एट एक्चुअल आ जाती है, और वो आप चाहो तो एसवीजीआर का यूज करके भी कर सकते हो। तो ये एसवीजी इमेज रखना मेरे को सबसे पहले बताना यही इसलिए था, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ एसवीजी इमेजेस को कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अब अभी तो मेरी दूसरी क्लास भी है, चलो 10 मिनट और क्लास लेते हैं। जीएसएक्स के बारे में पता है? जीएसएक्स क्या होता है बताओ पहले, जीएसएक्स क्या होता है? जीएसएक्स भी नहीं पता? अरे यार तुम लोग रिएक्ट में कैसे काम कर रहे हो कर? सर देखो सुनो, सर जो आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही अभी।
सर ये जो हमने रिटर्न के बाद जो लगाया इसी को ही शायद JSX एलिमेंट बोलते हैं। हाँ, इसको ये JSX बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इन XML, ये लिखते हैं JSX। अब क्या है कि जैसे सपोज करो ये सर H1 इसके है, अंदर जैसे, हाँ क्या बोल रहे हो? सर मैं ये कह रहा था इसके अंदर जो क्लोजिंग टैग होता है ना, जैसे BR इमेज, वो सर हाँ, उसको हम सेल्फ क्लोजिंग बनाते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या है सर। हाँ कि JSX बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इन XML फॉर्मेट। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्यों कहा जाता है, बेसिकली क्या है एक्सएम और जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इन XML फॉर्मेट क्यों कहा जाता है, देखना। अब इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है ना, कॉपी किया इसको। अभी हम चलते हैं babel.js पे, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दो H1 को, तो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स ही तो है। अभी हम लिख किस फॉर्मेट में रहे हैं, लिख रहे हैं हम XML फॉर्मेट में। कैसे पता मुझे XML फॉर्मेट में लिख रहे हैं, बिकॉज HTML में क्या है, हम अगर क्लोजिंग टैग नहीं लगाए तो चल जाता है, लेकिन XML में अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। इस वजह से ये XML फॉर्मेट है। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी चाहो तो H2 दे सकते हो, चाहो तो अपनी मर्जी के खुद कंपोनेंट बना करके भी लगा सकते हो, तो वो भी चल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इन XML फॉर्मेट, JSX, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इस JSX के अंदर जैसे मुझे API कॉलिंग लगानी है या जावास्क्रिप्ट लिखनी है कुछ भी, तो मैं क्या करूंगा, करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद अब मैं कुछ भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4+4, सेव किया, यहाँ पर चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। मेरे पास आएगा 8, ये देखो 8 लिख के आ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पर हो सकता है इमेज वगैरह कुछ आ रहा हो, तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा, 4+4 8 होकर के आ रहा है, ये देख लो। ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट की कैलकुलेशन थी, और वो यहाँ पर JSX में मैंने लिखी करली ब्रेसेस के अंदर, तो एज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन की तरह कंसिडर की गई, ठीक है। सर अगर हम करली ब्रेसेस हटाएंगे तो हमारा तो 4+4 स्ट्रिंग लिखी ही शो जाएगी, होगा ना। हाँ, हाँ स्ट्रिंग 4+4 टाइप ही आएगा ना होगा, हमारा। स्ट्रिंग टाइप हाँ आएगा, वो बस बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह कंसिडर किया जाएगा। देखो क्यों स्ट्रिंग की तरह कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे देखो जो आप चीज लिख रहे हो ना, ये क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है, ये जो आप पास कर रहे हो क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है, इसीलिए वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होकर के आता है, ठीक है। ठीक है सर। तो चलो आज के लिए इतना ही, फ्रेगमेंट JSX SVG फाइल्स। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग इंपोर्ट अगर करोगे तो अब आप एक्सपोर्टर बना लोगे। देखो सबसे पहली चीज समझाना ये जरूरी था कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे सेट करना है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर है रिएक्ट एप्लीकेशन का। इसको अगर बनाओगे, कितनी भी किसी भी बड़ी कंपनी में बना लेना इसको, सारे लोग यही कहेंगे ये एक स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर है। और मोस्टली लोग तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर यूज भी नहीं करते, जैसे मैंने इसमें एक्सपोर्टर लगाया, कई कई लोग ये यूज भी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ये यूज करना, इससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी आपके नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। मैं इसे अभी भेज रहा हूं तुम लोगों को इसी ग्रुप में, इसको लॉग फाइल तो इसी में डली हुई थी, एड टू आर्काइव, ये आ गई, चैट बॉक्स में भेज रहा हूं, तुम लोग डाउनलोड कर लेना। रुक जाओ, यहाँ से उठाते हैं इसे, इसमें डालते हैं। पहुंच गया। ओके, तो आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है किसी को भी नहीं? चलो ठीक है, तो फिर भाई कल से 11 बजे से ज्वाइन कर लिया करो, ऐसे तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सर को बोलो अपने के टाइम हो जाता है क्लास सर वो का। मीटिंग चलती रहती है। मैं आज उनसे बात करूंगा, मैं कहूंगा कि ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी क्लास को, आप देर से छोड़ते हो तो, हाँ ओके सर। ठीक है। ओके चलो।